गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें भारत चीन सीमा के बारे में। भारत और चीन के बीच सीमा पर कई इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने और साझा गश्त को लेकर सहमति बनी है। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच 2020 से ही कई मोर्चों पर तनातनी जारी थी। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इसके बावजूद चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में शक जताते हुए लिखा है कि दोनों देशों में सीमा विवाद सुलझाकर तनाव कम करना आसान नहीं है। उसने लिखा है कि आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए दोनों देशों को कदम दर कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का जिक्र किया। इस बयान में जयशंकर ने छात्रों को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंधों के सामान्य होने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि विश्वास का पुनर्निर्माण और साथ मिलकर काम करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से समय लेगी। उनके ये शब्द 23 अक्टूबर को सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच समाधान पर पहुंचने के बाद आए थे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया आसान नहीं है। चीनी मीडिया ने लिखा, दोनों पक्षों के अधिकारियों और मीडिया आउटलेट्स ने हाल ही में चीन भारत सीमा वार्ता में हुई सफलता को लगातार आसान नहीं बताया है। यह न केवल प्रस्तावों तक पहुंचने की कठिनाई को संदर्भित करता है बल्कि आगे बढ़ने में आने वाली चुनौतियों को भी दर्शाता है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास का निर्माण आसान नहीं होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि चीन और भारत के संदर्भ में प्रस्तावों के मूल्यांकन और विश्लेषण के साथ साथ व्यापक वैश्विक राय से हमें देखते हैं कि आसान नहीं है। एशियाई भू राजनीति और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए गहरे निहितार्थ रखता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा है कि ये प्रस्ताव सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल से कई अधिक दर्शाते हैं। वे क्षेत्रीय गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं, खासकर तब जब विकासशील देश बदलते वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश कर रहे हैं। चीन भारत संबंधों में दरार बहुआयामी है, जिसमें सीमाग्रस्त के मुद्दे प्रत्येक पक्षी धारणाओं, भावनाओं, भूमि विवादों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाते हैं। यह जटिलता सीमा विवादों से आगे बढ़कर एशिया के भू राजनीतिक भविष्य के मूल तक फैली हुई है। उसने लिखा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जो वैश्विक मामलों को आकार देने में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। यह घटनाक्रम इंडो पैसिफिक में अमेरिका के नेतृत्व वाली नियंत्रण रणनीति की सरलीकृत कथा को चुनौती देता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 वर्षों में अपनी पहली व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि ताज़ा घटनाक्रम इंडो पैसिफिक में अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में कहा, दोनों देशों में बनी सहमति में कई अनिवार्यताओं को संतुलित करना भी शामिल है। इसका मतलब कि आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। यह चीन के साथ संयुक्त विकास के लिए बातचीत में शामिल होने की इच्छा को दर्शाता है। उसने ये भी कहा कि यह आम सहमति अमेरिका और पश्चिमी द्वारा क्षेत्रीय तनावों को भड़काने के लिए चीन भारत संबंधों को लगातार उपयोग करने की पृष्ठभूमि में बनी है, जो उभरती हुई शक्तियों के रूप में चीन और भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करता है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन भारत संबंधों को सामान्य बनाने की आसान नहीं यात्रा के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि इसका महत्व द्विपक्षीय संबंधों से परे है। दोनों देशों के बीच यह संतुलन एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान से गलबैयाँ करने को बेकरार है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान उनके देश की कमर तोड़ रहा है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसके पीछे पाकिस्तान वजह है। बांग्लादेश का घरेलू कपड़ा उद्योग अपने एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल इसे ऑर्डर पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि इसी दौरान पाकिस्तान के कपड़े उद्योग में तेज़ी से उभार हो रहा है। बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर की बड़ी मात्रा पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के पास पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि बदलाव मुख्य रूप से बांग्लादेश में गैस की कीमतों में अचानक दोगुनी वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के महत्वपूर्ण अवमूल्यन के कारण हुआ है। बांग्लादेश में महीनों से चली राजनीतिक अस्थिरता का भी इसमें योगदान है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में हुई, जब बांग्लादेश की सरकार ने गैस की कीमतों में अचानक 150% से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी। इसके चलते 11.98% प्रति यूनिट से बढ़कर 30% प्रति यूनिट हो गई है। खर्च में असामान्य वृद्धि के चलते प्रमुख घरेलू कपड़ा निर्यातकों ने ऑर्डर बुक करने से दूरी बनाई और बड़ी मात्रा में ऑर्डर पाकिस्तान चले गए। डेली स्टार ने बांग्लादेश की कपड़ा मिल लिटिल ग्रुप के चेयरमैन खुर्शीद आलम के हवाले से बताया कि इस कदम से स्थानीय होम टेक्सटाइल निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गैस कीमतें बढ़ने से पहले वर्क ऑर्डर कम पर थे। आलम ने कहा कि हालांकि घरेलू कपड़े का निर्यात धीरे धीरे ठीक हो रहा है,
पाकिस्तान को क्यों मिल रही बढ़त? पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा यह है कि उसके पास कपास आसानी से उपलब्ध है। वहीं बांग्लादेश कपास की 98% की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात इसी साल अगस्त में पिछले 26 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 1.64 अरब डॉलर था। पिछले साल की तुलना में यह 13% की वृद्धि है। आइए हम बात करें हिजबुल्लाह की। इसराइल ने पिछले महीने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू किया था। पहले हवाई हमले और फिर ज़मीनी अभियान शुरू करने के बाद से इसराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का लगभग सफाया कर दिया है। इसराइली अभियान के बाद ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह में दरार पड़नी शुरू हो गई है। अरबी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल एलाफ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसराइली हमले के डर से ईरान समर्थित चरमपंथी समूह के सदस्य भाग रहे हैं। बताया गया कि इसराइली अभियान के बाद हिजबुल्लाह के सदस्यों की संख्या तेजी से घट रही है। इसराइल ने ख़त्म किया हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व। हिजबुल्लाह को पहला झटका 17 सितंबर को लगा था, जब उसके हजारों सदस्य पेजर ब्लास्ट में घायल हो गए। इसके बाद हवाई हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को इसराइल ने ख़त्म कर दिया। यह समूह के लिए सबसे बड़ा झटका था। अक्टूबर की शुरुआत में नसरल्लाह का उत्तराधिकारी साफीदीन भी हवाई हमले में मारा गया था। हसन नसरल्लाह, फुआद शुक्र, अली कराकी, इब्राहिम अकील, साफीदीन, नबील कौक समेत एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लगभग सभी शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं। बड़े नेताओं की मौत के बाद इस लड़ाके भाग रहे हैं। इलाफ रिपोर्ट के अनुसार जो लड़ाके भाग रहे हैं वे सीनियर कमांडरों के बुलाने जाने पर भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई लड़ाके इजरायली सैनिकों का सामना करने से बचने के लिए अपने परिवार के साथ सीरिया क्षेत्र में भाग गए हैं। इलाफ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों का मुकाबला करने के लिए दक्षिणी लेबनान में अतिरिक्त लड़ाकों को भेजना शुरू किया है, लेकिन लड़ाकों के अपनी चौकियों छोड़कर भागने के चलते इसमें मुश्किल हो रही है। कथित तौर पर समूह को नए आतंकवादियों की भर्ती करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने इसराइल पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। गोलाबारी और रॉकेट फायरिंग में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई। वहीं हजारों इजरायलियों को उत्तरी इलाके से अपना घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार नागरिकों की बढ़ती संख्या ने आखिरकार इसराइल की युद्ध कैबिनेट ने लेबनान में अभियान शुरू करने का फैसला किया। ये हम बात करते हैं एयरबस के C295 फैक्ट्री के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में विमान बनाने वाली फाइबर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह निजी विमानन उद्योग में भारत का पहला कारखाना है। यहाँ से विमान आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार होकर निकलेंगे। TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में स्थित इस फैक्ट्री में एयरबस के C295 विमान बनाए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह कई मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर होगा। इससे भारत के विमान निर्यात करने की महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि कैसे C295 विमान परियोजना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पहला, C295 विमान से भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना में C295 विमान शामिल होने से देश की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता बढ़ेगी। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा डिज़ाइन और बनाया गया मल्टी रोल मिलिट्री प्लेन है, जिसे सैनिकों और सामान को ढोने, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने, दूसरे विमानों में ईंधन भरने और समुद्री गश्त सहित कई तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। C295 पुराने पड़ चुके एंटोनोव AN-32 और HAL के एवरोस N-48 विमानों की जगह लेगा। ये पुराने दोनों विमानों से तकनीक के मामले में बहुत आगे है। इसे छोटे और कच्चे रनवे से उड़ाया जा सकता है। चीन के साथ लगी सीमा पर यह क्षमता काफ़ी मायने रखती है। विमान 482 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से उड़ान भरता है। यह 9 टन सामान या 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। C295 से मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। C295 परियोजना से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिला है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने एयरबस कंपनी से 56 C295 विमान खरीदने का सौदा किया है। इसके अनुसार 16 विमान तैयार हालत में मिलेंगे। 40 विमानों का निर्माण भारत में होगा। भारतीय वायुसेना को 5 C295 विमान मिल चुके हैं। पहला C295 विमान सितंबर 2023 में भारत आया था। भारत में बना पहला C295 विमान सितंबर 2026 में वायुसेना को मिलेगा। अगस्त 2031 तक सभी विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। रोजगार सृजन और विमान बनाने के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा। टाटा एयरबस C295 परियोजना से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे 3000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी।
15,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। प्रत्येक विमान की असेंबली के लिए TASL और उसके सप्लायर्स को 10 लाख से अधिक घंटों के श्रम प्रयास की आवश्यकता होगी। इससे कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, भारत के एयरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। C-295 विमान बनाए जाने के साथ ही भारत में इसके रखरखाव के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। भारतीय वायुसेना के जवानों को C-295 विमान उड़ाने और इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विमान के रखरखाव सुविधाओं की स्थापना होगी। स्पेयर पार्ट्स के लिए सप्लाई चेन तैयार होगा। भारत के C-295 बेड़े के विमान लगातार उड़ने की हालत में रहे, इसके लिए लंबे समय तक चलने वाले समझौते किए जाएंगे। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्टिक होल्डिंग डिपो और आगरा में वायु सेना स्टेशन पर एक ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना होगी। इससे भारत के उभरते नागरिक और सैन्य विमानन उद्योग को मदद मिलेगी। C-295 परियोजना से भारत से विमान निर्यात की दिशा मिलेगी। C-295 परियोजना से भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भविष्य में यहाँ से विमानों के निर्यात की दिशा भी मिलेगी। भारतीय वायुसेना के लिए 40 विमान बनाने के बाद एयरबस और टाटा कंपनी अन्य देशों से मिलने वाले ऑर्डर के लिए यहाँ विमान बनाएगी। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.